बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 फिज़िक्स जो है उसका चैप्टर नंबर 1 जिसको चैप्टर नंबर 13 का नाम दिया गया है, इसका हम बाकायदा तौर पे आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है थर्मल फिज़िक्स। स्टूडेंट पैक्टा की तरफ से दी गई बुक जिसका जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 13 के नाम से, जिसका नाम थर्मल फिज़िक्स है, उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आपको सामने नज़र आ रहा है। स्टूडेंट इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि इस पैराग्राफ में मौजूद कोई भी ऐसा लफ्ज़ ना हो जो आपको समझ ना आए। इंशाल्लाह हर एक लफ्ज़ जो है वो कंसेप्ट के साथ क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स आप ट्राई कीजिएगा कि स्टार्ट से लेकर एंड तक इस लेक्चर के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको इस लेक्चर में मौजूद हर एक लफ्ज़ जो है कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाए और एट द एंड आपको ये लेक्चर भी प्रिपेयर हो जाए। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ थर्मल फिज़िक्स? तो स्टूडेंट थर्मल फिज़िक्स इज़ एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी विच डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट फिज़िक्स की ऐसी शाख जिसमें हम हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी की दूसरी किस्म के दरमियान तल्ला का मुताला करते हैं, थर्मल फिज़िक्स कहलाता है। स्टूडेंट थर्मल फिज़िक्स की डेफिनेशन को मज़ीद क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम उस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं, दैन हम देखते हैं कि किस तरह से हम हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के दरमियान जो है रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं। सपोज कि हमारे पास ये कंटेनर है जिसको बर्तन का नाम भी दिया जा सकता है। इस कंटेनर में गैस मालिक्यूल मौजूद हैं। हम क्या करेंगे, इस कंटेनर या इस बर्तन को उठा के आग के ऊपर रख देंगे। इन अदर वर्ड्स हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम इस कंटेनर को हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट की वजह से जो गैस मालिक्यूल है इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इनका जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनके दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी गैस मालिक्यूल की इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर के इंक्रीज हो जाने से ये जो गैस मालिक्यूल का एक सिस्टम है ये सराउंडिंग पे वर्क करेगा। जैसे ये सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो ये वाला जो पिस्टन है ना इस कंटेनर का, ये ऊपर को उठ जाएगा। स्टूडेंट देखें कैसे इस एक एग्जांपल के अंदर हीट की वजह से टेम्परेचर और टेम्परेचर की वजह से एनर्जी एंड एनर्जी की वजह से वर्क हुआ है। स्टूडेंट फिज़िक्स की ऐसी शाख जिसमें हम इन चार चीज़ों का मुताला करते हैं। इन अदर वर्ड स्टूडेंट के हीट का तल्लुक टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर का एनर्जी के साथ, एनर्जी का वर्क के साथ, इन चार चीज़ों का रिलेशन फिज़िक्स की जिस शाख में हम डील करते हैं उस शाख को हम थर्मल फिज़िक्स कहते हैं। स्टूडेंट आई होप कि आपको थर्मल फिज़िक्स की जो डेफिनेशन है वो वेरी क्लियर होगी। इस पैराग्राफ की नेक्स्ट लाइन है द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द चेंज ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम एंड द सिस्टम कैन परफॉर्म यूजफुल वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। तो स्टूडेंट ये जो अभी हमने एग्जांपल ली इससे भी ये बात क्लियर हो रही है कि जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना वो हमें बताते हैं कि किस तरह से एक सिस्टम में जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और कैसे वो एनर्जी की वजह से सराउंडिंग पे वर्क होता है। स्टूडेंट इससे पहले कि हम नेक्स्ट लाइन को डील करें, स्टूडेंट हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिस्टम। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा जिस चीज़ की हम बात कर रहे होते हैं, इन अदर वर्ड जो चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन होती है उसका हम सिस्टम कहते हैं और उसके अलावा बाकी सारी दुनिया को हम सराउंडिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल के रूम में पड़ा एक गिलास जो है अगर हम उसकी स्टडी करेंगे तो वो सिस्टम है, तो उस गिलास के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो सराउंडिंग में होंगी। इसी तरह से स्टूडेंट जो हमारे पास कंटेनर है उसमें मौजूद गैस मालिक्यूल्स की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि उनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो गैस मालिक्यूल जो है वो मिल मिला के एक सिस्टम बनाते हैं, जबकि उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम है। तो स्टूडेंट हमारे पास सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है। एक हमारे पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है और एक हमारे पास माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है। तो स्टूडेंट आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन दी गई है, अ लार्ज सिस्टम containing many atoms or molecule is called a macroscopic system। तो स्टूडेंट ऐसा सिस्टम जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल को डील करते हैं उस सिस्टम को हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैव प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, दीज आर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द होल सिस्टम। स्टूडेंट मैक्रोस्कोपिक जो सिस्टम होता है ना उसकी हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है। they can be observed and studied without reference to the molecule nature। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हैं, सपोज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं ये जाने बिना कि हमारे पास किसी सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल के हमारे पास जो वाटर है उसका अगर हम टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं तो हम थर्मामीटर की मदद से उसका टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। तो स्टूडेंट थर्मामीटर की मदद से हमने डायरेक्ट टेम्परेचर मेजर किया है, ये जाने बिना कि इस वाटर के अंदर कितने हमारे पास मालिक्यूल मौजूद हैं या किस किस्म के मालिक्यूल मौजूद हैं। तो स्टूडेंट दैट इज़ वाई
जो हमारे पास मॉलिक्यूल नेचर ऑफ मैटर है उसको जाने बिना हम इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की। तो स्टूडेंट कहता है कि अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो स्टूडेंट ऐसा सिस्टम जो सिर्फ सिंगल एटम या मॉलिक्यूल रखता हो उसका हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। एंड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हैव प्रॉपर्टीज सच एज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम होती हैं। नेक्स्ट है इन थर्मल फिजिक्स वी डील विद लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर्स। These particles may be atoms or molecules in gases, liquids and solids. स्टूडेंट थर्मल फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं थर्मल फिजिक्स के अंदर हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे। ये पार्टिकल्स इतने ज़्यादा होंगे कि हम इनको एवोगाड्रोस नंबर के तौर पर डील करेंगे। एवोगाड्रोस नंबर क्या होते हैं कि एक मोल में हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये वाले जो पार्टिकल एंड एटम हैं ये हमारे पास गैस के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं, सॉलिड के भी हो सकते हैं। We can extend into the electron motion in metals and neutrons in neutron stars. स्टूडेंट ये जो हमारे पास नज़रिया है ना इस नज़रिए को हम मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की मोशन एंड न्यूट्रॉन स्टार में न्यूट्रॉन की मोशन तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन डेली लाइफ सच एज इन ऑटोमोबाइल इंजन्स, टर्बाइन्स, पंप, एयर कंडीशनर, प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड इन्वायरमेंट etc. स्टूडेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ना इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी बहुत सारे इस्तेमालात हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंजन में भी है इसका इस्तेमाल, टर्बाइन में भी है, पंप में भी है, एयर कंडीशनर में भी है, प्रोडक्शन ऑफ फूड, फूड की प्रोडक्शन में भी है एंड माहौल में भी है। कहते दीज डिवर्स एप्लीकेशंस मेक थर्मल फिजिक्स एन इम्पोर्टेंट एरिया। ये जो एप्लीकेशन है ना इतनी ज़्यादा है कि इसकी वजह से हमारे पास जो थर्मल फिजिक्स है ये एक बहुत अहम टॉपिक या एक बहुत अहम मजमून बन चुका है। Next, thermal physics is an area which includes the knowledge of statistical mechanics and kinetic theory of gases. In order to study thermal physics, the knowledge and statistical mechanics and kinetic theory of gases is needed. स्टूडेंट वो कहता है कि थर्मल फिजिक्स जो है ये सिर्फ एक छोटा सा एरिया नहीं है बल्कि इस एरिया के अंदर हम स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नॉलेज को भी शामिल करेंगे। और वो कहता है कि थर्मल फिजिक्स को अगर हमने स्टडी करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास नॉलेज हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है एंड स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है। तो स्टूडेंट आई होप कि इस पैराग्राफ में मौजूद कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको क्लियर नहीं होगी। तो स्टूडेंट इस चैप्टर का जो टॉपिक नंबर 1 है वो है हमारे पास ब्रोनियन मोशन। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके रेलिवेंट कुछ हमारे पास जो है वो काजेज़ होंगे वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट इससे पहले कि हम ब्रोनियन मोशन को डिस्कस करें इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुन लें। स्टूडेंट 1827 में बॉटनिस्ट जिसका नाम रॉबर्ट ब्राउन था उसने फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को लेकर वाटर में डाला और वाटर में डालने के बाद उसने माइक्रोस्कोप की मदद से मुआयना किया तो उसे पता चला कि ये जो पोलन ग्रेन्स वाटर में उसने डाले हैं ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। उसे इसकी वजह का पता नहीं था कि ये क्यों रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो उसने उस टाइम ये समझा कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये अलाइव है, मीन्स कि ये ज़िंदा है। स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पोलन ग्रेन्स। तो स्टूडेंट एक चाइना रोज़ है जिसका नाम हिबिस्कस भी है। तो स्टूडेंट उस रोज़ का ना एक पार्ट है जिसको हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट का नाम फिलामेंट होता है और दूसरा पार्ट का नाम एंथर होता है। ये बाइबल बड़े अच्छे से जानते होंगे। स्टूडेंट जो एंथर होता है ना वो फिलामेंट के साथ अटैच होता है। तो फिलामेंट के साथ जो अटैच एंथर है ना उसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स या पोलन पार्टिकल। बेसिकली ये जर्द रंग के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको हमने नाम दिया हुआ है पोलन ग्रेन्स का। स्टूडेंट 1827 के बाद ये काम चलता रहा यहाँ तक कि 1905 में बड़े मशहूर व मरूफ साइंसदान जिनका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसने एक पेपर पब्लिश किया और इस पेपर के अंदर उसने ये बताया कि ये जो पोलन ग्रेन्स की रैंडमली मूवमेंट है ये बेसिकली उनकी अपनी वजह से नहीं है बल्कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन की वजह से। उसने कहा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनकी रैंडम मोशन की वजह से या उनकी रैंडम मोशन या उनकी कोलिजन की वजह से ये जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स है ना ये भी मूव कर रहे हैं। फिर 1905 के बाद 1908 में एक फ्रांसीसी साइंसदान जिसका नाम जीन पेरिन था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट ने उसने ये जो आइंस्टाइन की बात थी ये उसने साबित कर दी। उसने ये साबित किया कि आइंस्टाइन ने जो कहा है अपने पेपर के अंदर कि वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और उनकी मूवमेंट एंड उनकी कोलिजन की वजह से जो पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल हैं वो मूव कर रहे हैं।
तो 1908 में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया एंड 1926 के अंदर उसको इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। तो स्टूडेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन या कोलिजन की वजह से जो पोलन्स ग्रेन्स के पार्टिकल हैं उनकी भी रैंडम मोशन होती है। ये जो पोलन्स ग्रेन्स की रैंडम मोशन है इसको हम कहते हैं ब्रोनियन मोशन। क्योंकि ये सबसे पहले काम करने वाले बंदे का नाम ब्रोनियन था, तो इसलिए इस मोशन का नाम भी ब्रोनियन मोशन रख दिया गया। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट लाइन के अंदर ब्रोनियन मोशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। ब्रोनियन मोशन इज द रैंडम एंड इरेगुलर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस। गैस के मॉलिक्यूल की रैंडम एंड इरेगुलर मोशन जो है इसको हम ब्रोनियन मोशन कहते हैं। फिर इसके बाद उसने वही बात की जो अभी मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई है कि इन 1827 रॉबर्ट ब्रोन अ बॉटनिस्ट ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप दैट टाइनी पार्टिकल्स ऑफ पोलन्स प्लांट वर मूविंग अराउंड द लिक्विड रैंडमली। तो 1827 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन जो एक बॉटनिस्ट था उसने माइक्रोस्कोप की मदद से ये ऑब्जर्व किया कि पोलन्स प्लांट के जो टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल है ना वो लिक्विड के अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं। These particles were identified as dust particle, सेम ऐसे जैसे एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे हैं। लेटर इट वाज प्रूव टू बी वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ मॉलिकुलर मोशन। तो इसके बाद ये साबित हो गया कि ये बेसिकली पोलन ग्रेन्स बजाते खुद हरकत नहीं कर रहे, बल्कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से पोलन ग्रेन्स या पोलन प्लांट्स के पार्टिकल जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है अ मॉलिक्यूल इन अ गैस चेंज इट्स पाथ आफ्टर कोलिजन विद अनदर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स के साथ आपको एक डायग्राम भी दिखाएगी। इस डायग्राम के अंदर ये आपके पास मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं जो बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो स्टूडेंट, इसके हवाले से ये एक एग्जांपल है, ये एक छोटा सा एक पैराग्राफ है। वो कह रहा है कि अ मॉलिक्यूल इन अ गैस चेंजेस इट्स पाथ आफ्टर कोलिजन विद अनदर मॉलिक्यूल्स। इस बॉक्स के अंदर एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा तो वो अपना पाथ चेंज कर लेगा। अंडरस्टूड है? कहता व्हेन इट कीप्स ऑन कोलाइडिंग विद अदर मॉलिक्यूल्स, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स फॉलोज अ रैंडम और जिगजैग मोशन। तो स्टूडेंट, अंडरस्टूड है कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से और दूसरा जो है वो तीसरे से, या एक मॉलिक्यूल जो है दूसरे से, तीसरा भी दूसरे से, चौथा भी दूसरे से, पांचवा भी दूसरे से, इस तरह से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शन में एक मॉलिक्यूल्स पे कोलाइड करते हैं, तो उस सूरत में जो मॉलिक्यूल्स है वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाता, कभी वो लेफ्ट, कभी राइट, कभी अप एंड कभी डाउन। इट मीन्स दैट वो जिग जैग पाथ फॉलो करता है। इन फैक्ट कोलिजन ट्रांसफर और एक्सचेंजेस द मोमेंटम एंड एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टूड है, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा तो वो अपनी एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा एंड मोमेंटम भी ट्रांसफर करके, सेम ऐसे जैसे बिलियर्ड की बॉल जो है वो अपनी एनर्जी एंड मोमेंटम दूसरी बिलियर्ड की बॉल को टकराने पे कन्वर्ट या मुंतकिल कर देती है। ब्रोनियन मोशन डिस्क्राइब रैंडमनेस एंड chaos, therefore it represents one of the simple model of randomness। स्टूडेंट, वो कहता है कि ब्रोनियन मोशन बेसिकली रैंडमनेस एंड chaos। रैंडमनेस का मतलब होता है बेतरतीबी एंड chaos का मतलब होता है अफरा तफरी। बेसिकली ब्रोनियन मोशन जो है ना वो बेतरतीबी एंड अफरा तफरी की मोशन है, जिसकी वजह से इसको हम रैंडमनेस का मॉडल भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद कुछ काज हैं। देयर आर वेरियस रीजंस एंड काजेज ऑफ दिस मोशन विच आर गिवन एज अंडर। फर्स्ट काज है हमारे पास, कहते हैं द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल is inversely proportional to the speed of the motion। तो स्टूडेंट, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो जो मोशन जो उस मॉलिक्यूल की स्पीड होगी वो कम होगी। मतलब ये हुआ कि साइज जो है ना वो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल मोशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बड़े साइज का मॉलिक्यूल होगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी, अगर छोटे साइज का मॉलिक्यूल होगा तो उसकी जो स्पीड ऑफ मोशन होगी वो ज़्यादा होगी। कहते वी नो दैट द ट्रांसफर मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। अंडरस्टूड है, जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है कोलिजन के दरमियान वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहते हैं लाइटर पार्टिकल ऑब्टेन ग्रेटर स्पीड फ्रॉम कोलिजन। अंडरस्टूड है कि लाइटर पार्टिकल जो है वो जब कोलिजन करेगा तो उसकी मोशन ऑफ स्पीड ज़्यादा होगी, और जो हैवी पार्टिकल होगा वो जब कोलिजन करेगा तो उसकी स्पीड जो है वो कम होगी। काज नंबर 2 है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल बात ठीक है कि जो पार्टिकल की स्पीड है ना वो विस्कोसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हमारे पास एक पार्टिकल वाटर के अंदर मौजूद है तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, और वही अगर पार्टिकल जो है वो हनी मीन्स के शहद के अंदर मौजूद होगा तो उसकी जो है वो मोशन या स्पीड जो है वो और होगी। अंडरस्टूड है कि हमारे पास जो विस्कोसिटी है मॉलिक्यूल की स्पीड उस पर डिपेंड करती है। विस्कोसिटी होती क्या है? विस्कोसिटी बेसिकली इंटरनल फ्रिक्शन होती है मॉलिक्यूल के दरमियान। वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरनल फ्रिक्शन है, या हनी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरनल फ्रिक्शन है, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो अंडरस्टूड है, जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं
उनके दरमियान इंटरनल फ्रिक्शन कम होती है, जबकि जो हनी के मालिक्यूल्स हैं इनके दरमियान इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। इन अदर वर्ड्स वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो कम होती है, सो उसमें हमारे पास जो पार्टिकल की मोशन होगी वो ज़्यादा होगी, और जो हमारे पास हनी है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, सो उसके अंदर अगर हम पार्टिकल को इंजेक्ट करेंगे तो उनकी जो मोशन होगी वो कम होगी। नेक्स्ट वही बात कर रहा है, लो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड रिजल्ट इन फास्टर ब्रोनियन मूवमेंट, वही बात कर रहा है। काज नंबर 3 है, विस्कोसिटी डिस्क्राइब्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन इन अ फ्लूइड, इट रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द फ्लूइड। तो वही बात कर रहा है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि विस्कोसिटी जो है बेसिकली वो किसी भी फ्लूइड की इंटरनल फ्रिक्शन होती है, या इन अदर वर्ड्स वो बेसिकली फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक रेजिस्टेंस होती है। तो नेक्स्ट है आपके पास काज नंबर 4, ब्रोनियन मूवमेंट काजेज द मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल इन अ फ्लूइड टू बी इन कांस्टेंट मोशन। तो स्टूडेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो मूव करते करते रुक जाते, नहीं, बल्कि जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। सो उस वजह से हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल थे वो भी रैंडमली मूव कर रहे थे, और वो रैंडमली मूव करते ही रहते हैं, दैट इज़ वाई हमारे पास जो ब्रोनियन मूवमेंट है वो हमेशा जो है वो कांस्टेंट मोशन में रहती है। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर स्टूडेंट इस लेक्चर में किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई या कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, तो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स के अंदर इस लेक्चर के रेलिवेंट क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, और जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं वो पॉइंट आप क्लियर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।